हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग यूपीएससी ईपीएफओ जिसका एग्ज़ाम आपका 2 जुलाई को कंडक्ट होना है, 2 जुलाई को, तो उस एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो आज से जो है हमारे एग्ज़ाम को लगभग 10 दिन बाकी है, 10 डेज़ टू गो है। अभी यहाँ पे 10 दिन बाकी हैं। तो अब इन 10 दिनों के अंदर हम हर रोज़ लगभग 2 या 3 वीडियोस अप्रॉक्सीमेटली डालेंगे, जिसके अंदर आप कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या किन किन चीज़ों पर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, और कुछ नए क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर आपके लिए लाया हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का यूपीएससी ईपीएफओ AO/EO 2023 के लिए पार्ट वन हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है द 3 कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। 3 कॉलम कैश बुक जो है इनमें से किसको रिकॉर्ड करती है। तो 3 कॉलम कैश बुक जो है वो कैश को रिकॉर्ड करती है और प्लस बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। बट यहाँ पर जो चीज़ रहेगी, बैंक कैश और बैंक ट्रांजेक्शन दोनों ऑप्शंस में है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, सी एंड डी। तो कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है इंक्लूडिंग डिस्काउंट्स, जो डिस्काउंट्स दिए गए हैं उनको इंक्लूड करते हुए। ठीक है, ये 3 कॉलम कैश बुक इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेम गिवन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन डज नॉट मैच। बेसिकली यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे बुक ऑफ सेकेंडरी डाटा, क्रेडिट बैलेंस, कैश, डिस्काउंट एंड ये आपका टू द अबव। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें कौन सा मैच नहीं करता ये आपसे बताना है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट आंसर होगा, देखिए, अकाउंट बुक वेयर द ट्रांजेक्शन इज एंटर्ड फर्स्ट, मतलब ऐसे अकाउंट बुक जहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन सबसे पहले एंटर किया जाए, तो क्या वो सेकेंडरी डाटा एंट्री हो सकता है या बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री हो सकता है? नहीं, ये होता है आपका बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है आपका, ना कि सेकेंडरी एंट्री। तो नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ डेब्ट साइड ऑफ अकाउंट, ये होता है क्रेडिट बैलेंस कहलाता है, करेक्ट है। डिस्काउंट दैट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो ये बाकी चीज़ें तो करेक्ट हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये है आपका इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं क्रेडिट साइड के वो कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ऑल द रिसिप्ट ऑफ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, ये भी आपका कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक कैन नेवर हैव अ डेबिट बैलेंस, जो कैश कॉलम है कैश बुक का वो कभी भी डेबिट बैलेंस में नहीं शो करता। ये चीज़ आपकी गलत है। ठीक है, कि कैश यहाँ पर देखो नेवर नहीं होगा, ये स्टेटमेंट में ये नेवर वाला जो वर्ड है ये आ गया, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, यहाँ पर गलत हो जाती है। आपसे रॉन्ग ही पूछा गया था, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर कैश कॉलम ऑफ अ कैश बुक विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, इसमें यहाँ पर ऑलवेज विल हैव अ डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट in the debit in a nominal account denotes an expenses। ठीक है, अब जहाँ पर जो ये जो होता है, अगर जो इट कैन ये जो आपका डेबिट बैलेंस है ये नहीं होगा, तो जो इट कैन नॉट हैव द बैलेंस एज अ कैश, इट इज़ अ रियल अकाउंट कहलाता है आपका वो। ठीक है, वो आपका रियल अकाउंट कहलाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर वो करेक्ट आंसर होगा। इन
टू कॉलमनर कैश बुक, टू कॉलमनर कैश बुक के अंदर अ कैश बुक a cash column is a cash book and a cash account and a discount column is not a discount account। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इस चीज़ को डिफाइन करती है। टू कॉलमनर कैश बुक जो होती है वो होता है आपका कैश कॉलम इन अ कैश बुक एंड अ कैश अकाउंट एंड डिस्काउंट कॉलम इज नॉट द डिस्काउंट अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन द थ्री कॉलमनर कैश बुक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन। ठीक है, थ्री कॉलमनर कैश बुक के अंदर कौन सी चीज़ नहीं देखने को मिलती है। सो यहाँ पर देखिए थ्री कॉलमनर कैश बुक के अंदर आपको कैश कॉलम देखने को मिलेगा, डिस्काउंट कॉलम मिलेगा और बैंक कॉलम भी मिलेगा। ठीक है, तो तीनों चीज़ें मिलेंगी, तो नॉट शोन बोला गया है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो नहीं देखने को मिलता। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट। इनमें से कौन सा अकाउंट है जो वो पर्सनल नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करें कि बैंक लोन अकाउंट ये आपका पर्सनल अकाउंट हो सकता है, होता ही है। रेंट पेमेंट पेबल अकाउंट भी आपका पर्सनल हो सकता है। कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर दिस इज ऑल्सो पर्सनल, बट जो ट्रेडमार्क है दिस इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ट्रेडमार्क जो है एक इंटेंजिबल रियल इंटेंजिबल अकाउंट होता है, रियल इंटेंजिबल अकाउंट होते हैं ये। ठीक है, तो बाकी सारे आपके क्या हो जाते हैं, पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन बैंक कॉलम इज रिकॉर्डेड इन द थ्री कॉलमनर कैश बुक। जब बैंक कॉलम जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है इन द थ्री कॉलमनर कैश बुक के अंदर, द बैंक अकाउंट इज, तब वो बैंक अकाउंट क्या कहलाता है, तब वो बैंक अकाउंट कहलाता है यहाँ पर जो रहेगा पर्सनल अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज अ पर्सनल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इन थ्री कॉलमनर कैश बुक, एक थ्री कॉलमनर कैश बुक है, इफ द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स बोथ द कैश और द बैंक अकाउंट, तब इनमें से यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, इट एंटर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड्स में यहाँ पर एंट्री होगी। वन एंट्री इज मेड इन कैश कॉलम, एक एंट्री यहाँ पर कैश कॉलम के अंदर होगी, और अनदर अपोजिट एंट्री इज मेड इन द बैंक कॉलम के अंदर भी होगी, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं थ्री कॉलमनर कैश बुक की, और उसे कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थ्री कॉलमनर कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो इन रिसेंटली, मतलब रिसेंटली न्यूज़ में था, S400 ट्रियम्फ एंड थर्ड रिफर्स टू। तो ये किस चीज़ से संबंधित था, आपने ये सुना होगा S400 क्या है। ये S400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये। तो यहाँ पर क्या है, इसका तो आपको पता है, अब इसमें हो सकता है आपको ना पता हो ये चीज़ क्या चीज़ है। चलिए पहले आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो कि डेवलप किया है किसके द्वारा, ये इसको डेवलप किया गया है, दैट इज द एल्माज सेंट्रल डिज़ाइन के द्वारा। डिज़ाइन दैट मीन्स ये एजेंसी कहाँ की है, दैट इज ये है कि रशिया की एजेंसी है। ठीक है, डायरेक्टली आपको पता होगा कि रशिया, बट ये किसने डिज़ाइन किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एयर डिफेंस सिस्टम है और इसने बीटअप किया है या बेसिकली आप कह लीजिए ये हायर वर्जन है S200 और S300 का। तो ये जो पहले एयर डिफेंस सिस्टम हुआ करते थे ये वाले, इनका हायर वर्जन या अपग्रेडेड वर्जन है, इनको इसने रिप्लेस किया है। और यहाँ पर एक ये बेसिकली क्या है, मोबाइल सिस्टम है। मतलब कहीं आपका लद्दाख में है, कोई आपको इंस्टॉल करना है, वहाँ इंस्टॉल कर लीजिए, उठा के आपको कश्मीर के किसी पार्ट में ले जाना है, वहाँ ले जाइए, तो उसको इजीली मूवेबल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक, थर्ड, अब यहाँ पर जो थर्ड है
THAD तो थर्ड होता है, ये डेवलप किया गया है बेसिकली, इसका नाम कहा जाता है बेसिकली टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और इसे डेवलप किया है यूएसए ने बेसिकली। ये देखिए, ये जो एस सीरीज है या S-400, 200, 300 है, ये रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम है, और थर्ड जो है वो यूएसए का एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। वेयर द चीफ कैशियर disburses some cash to the junior cashier, ठीक है। आफ्टर फिक्स पीरियड, कुछ समय के बाद चीफ कैशियर मेक्स अप अमाउंट स्पेंड बाय द जूनियर कैशियर, जो जूनियर कैशियर ने अमाउंट स्पेंड किया उसको वो क्या कहेगा, ठीक है। उस चीज को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो गया यहाँ पर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। विच इंस्टीट्यूशन इज टू बी सेट अप द कॉर्पोरेट डेबिट मार्केट डेवलपमेंट फंड। देखिए, कॉर्पोरेट डेबिट मार्केट डेवलपमेंट फंड जो है ये सेटअप किया जाता है सीबी के द्वारा। सीबी क्या होता है, सीबी होता है आपका सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, मुंबई के अंदर, मुंबई हेडक्वार्टर्स है यहाँ पर। और इसके सीईओ की बात करें, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये है MP बुच, ठीक है। और इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी ये अराउंड इस्टेब्लिश हुआ था 1992 के अराउंड, ठीक है। सीबी जो है वो डिसाइड करती है कोऑपरेटिव डेबिट मार्केट डेवलपमेंट फंड को, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉर्पोरेट डेबिट मार्केट डेवलपमेंट फंड है वो सेटअप होता है एक इनिशियल कॉर्पस अमाउंट के साथ में, और वो वैल्यू है 3000 करोड़ की, 3000 करोड़ के साथ में। और इसका फंक्शन होता है बेसिकली एज अ बैकस्टॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करना फॉर बाइंग इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट्स को, जो कि डेबिट सिक्योरिटीज जो होती हैं ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आरबीआई को तो आप जानते ही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये, ठीक है। और इसकी इस्टेब्लिशमेंट होती है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है इज अ फेमस पॉलिटिकल पार्टी बेस्ड ऑन विच कंट्री, ठीक है। तो ये जो पार्टी है ये कहाँ की है, ये पार्टी है बेसिकली म्यांमार की, ठीक है। अभी देखिए, कुछ टाइम पहले म्यांमार के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल डिस्प्यूट चला था आर्मी के बीच में और इन सब चीज़ों के बीच में। तो यहाँ पर क्या था, ये पॉलिटिकल पार्टी जो थी इसे लीड करते थे आउंग सैन सू सी, ठीक है। ये व्यक्ति हैं, ये इस पार्टी के जो लीडर थे, जो इस पार्टी को लीड करते थे, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, इस पार्टी को लीड करते थे। और इन्होंने इस पार्टी को क्या किया, डिसॉल्व कर दिया आफ्टर द रिफ्यूज़ल। बेसिकली वहाँ क्या हुआ था, थोड़ा सा आर्मी मिलिट्री का जो रूल स्टैब्लिश हुआ, और उन्होंने कहा कि मिलिट्री ने कि भाई आपको क्या करना है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ख़त्म कर दिया, और उन्होंने कहा कि भाई आप नई पॉलिटिकल पार्टी बनाइए, और उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने डिसाइड किए कि भाई इन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपको बनानी है। बट टर्म्स एंड कंडीशंस आर टू हार्ड, मतलब ऐसी कंडीशंस थी जिनको फुलफिल कर पाना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इनके लिए। तो इस पार्टी को बेसिकली रिस्ट्रिक्टिव लॉज की वजह से इस पार्टी को क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया बेसिकली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2021 फरवरी के दौरान मिलिट्री का शासन यहाँ पर म्यांमार के अंदर लागू होता है, ठीक है। तो बेसिकली मिलिट्री का क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रहती कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो लोग अपना पावर्स दें, है ना। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा है करेक्ट आंसर, म्यांमार। एक ज़माने में म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता था। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लाइनेक्स U2 सिस्टम। तो देखिए लिनक्स U2 सिस्टम जो है ये क्या है, एक इंडिजिनियस
इंडिजिनियसली डेवलप्ड नवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर हमारे कौन से हैं, राजनाथ सिंह, सॉरी यूनियन डिफेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं हम, राइट, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो हैं, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ में, बेल के साथ में, बेल, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है किसके साथ में मिलकर ये बना रहे हैं, बेसिकली नवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम ये बनाया जा रहा है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ में। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक साइन किया है बेल के साथ में कि ये प्रोक्योर करेंगे 13 ऐसे जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप किए जाएंगे, ठीक है, और ये डेवलप होंगे अंडर एक स्कीम है बेसिकली परचेजिंग स्कीम। तो उस स्कीम का नाम इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ये परचेज होगी बाय द इंडियन, मतलब इसे कहा जाता है IDMM। अब IDMM क्या होता है यहाँ पर, IDMM का मतलब होता है इंडिजीनियसली लिख देता हूँ, इंडिजीनियसली डिजाइन डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड। तो इस स्कीम के तहत या इस प्रोग्राम के तहत ये सारी चीज़ें, मतलब ये जो नवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है इसे डेवलप किया जाएगा। तो ये हेल्प करेगी ऑफशोर पेट्रोलिंग के लिए, ठीक है, जो बनाई जाएगी कहाँ पर, ये बनेगी गार्डन रीच शिपयार्ड्स के अंदर, शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स के अंदर। और ये कहाँ पर है गार्डन वाला, ये कोलकाता के अंदर है, और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अंदर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, देखिए दो जगह गार्डन रीच शिपयार्ड और गोवा शिपयार्ड, गोवा और कोलकाता के अंदर ये जो कंस्ट्रक्शन है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है बेसिकली वो होगी। तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। DRDO आपको पता ही होता है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके जो चीफ है वो शमीर वी कामत है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, दिल्ली के अंदर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सो इसमें पूछा गया है वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड। तो वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $100 मिलियन लोन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट, ठीक है। तो ये जो पैसा दिया गया है ये इस प्रोग्राम के लिए दिया गया है किसको, कौन से स्टेट को, ये दिया गया उड़ीसा को, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और इस प्रोग्राम का मतलब मकसद ये है कि जो डिजास्टर्स हैं, देखिए उड़ीसा में ना अक्सर क्या है, साइक्लोन, तूफान, ये सब चीज़ें अक्सर आती रहती है, मतलब हर दूसरे साल, मतलब दूसरे साल नहीं बट ये कह सकते हैं आप फ्रीक्वेंटली हर 5 साल में 4 साल में एक बड़ा साइक्लोन जो है वो उड़ीसा के तट से अक्सर टकराया करता है, ठीक है। तो अभी जब अब छोटे छोटे तो टकराते ही रहते हैं, बट अभी जो 2019 में एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था फैनी साइक्लोन, तो उसने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन किया था उड़ीसा के अंदर। और अभी रिसेंटली 2023 की बात करें तो अभी गुजरात के तट पर एक तूफान टकराया था जिसका नाम था बिपरजॉय, ठीक है। तो इस तरीके के तूफान और ये सब चीज़ें आती रहती हैं। तो यहाँ पर जो इस बेसिकली जो $100 मिलियन का जो फंड दिया गया है ये प्रोग्राम के लिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो राज्य हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके कि वो फोरकास्ट कर सके, मतलब जैसे तूफान आने वाला है उन चीज़ों को, तूफान ये जो भी इस तरीके के जो जिन चीज़ों को पता लगा सकते हैं, अर्थक्वेक है उसका तो आप पता नहीं लगा सकते, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बहुत कम टाइम होता है, बट हाँ जैसे साइक्लोन्स हैं, ठीक है, फ्लड है, तो इसका थोड़ा सा आप आइडिया लगा सकते हैं। इसको डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए या सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके की कंडीशन जो घर बने हुए हैं उनको एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए, मतलब एक तरीके से वॉल टाइप का बना दिया या कुछ इसी तरीके के स्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंदर बात करी गई है, ठीक है। तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट ने ये जो बिपरजॉय तूफान आया, साइक्लोन आया था, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, जिसकी वजह से जो बेसिकली कहा जाए कि प्रॉपर्टी का नुकसान थोड़ा बहुत, मतलब जो भी हुआ है, बट ह्यूमन लाइफ का नुकसान जो है वो नेग्लिजिबल हुआ है ना, बहुत कम हुआ है, कुछ लोगों की शायद जान गई है, बहुत ज़्यादा इसमें लॉस नहीं देखने को मिलता है। ये रिजल्ट होता है फॉर द प्रिपेयर्डनेस का। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड प्लान टू रिड्यूस करंट स्ट्रेंथ ऑफ इट्स मिलिट्री बाय हाफ,
देखिए करंट स्ट्रेंथ किसी देश की मिलिट्री की जो भी है उसको वो हाफ करना चाहते हैं बाई 2030 तक। ये कहा है श्रीलंका ने। किसने कहा है? श्रीलंका ने। श्रीलंका का ये प्लान है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को कम कर सके, और कम करके वो क्या करना चाहती है? वो चाहती है कि अपनी आर्मी को वो टेक्निकली और टैक्टिकली साउंड बनाए डिफेंस फोर्सेस को, मतलब स्ट्रॉन्ग करे वो टेक्निकली, मतलब आर्म फोर्सेस के अंदर आदमी हो, पर्सनल्स हो, बट साथ में वो टेक्नोलॉजिकली, जिस तरीके से आज की डेट में आर्मी जो है वो टेक्नोलॉजी की का यूज़ करते हुए टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, तो उसी तरीके से अपनी वो आर्मी को बनाना चाहते हैं। और इसको, अब ये चीज़ इन्होंने क्यों की है? क्योंकि देखिए कंट्री जो है श्रीलंका, उसमें अभी बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखा गया है ना, रिसेंटली पिछले कुछ वर्षों में, आफ्टर कोविड बेसिकली कहा जाए तो। और यहाँ पर फेस किया है कंट्री ने कि क्रिटिसिज्म इस चीज़ का फेस किया है कि जो मिलिट्री एक्सपेंस वो बहुत ज़्यादा है। मिलिट्री एक्सपेंस इज मोर देन द कंट्री का जो हेल्थ बजट है, मतलब बेसिकली जो 2023 का बजट निकाला गया उसके अंतर्गत मिलिट्री का बजट जो है वो हेल्थ के बजट से या एजुकेशन के बजट से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी जो यहाँ पर श्रीलंका के अंदर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिलती है हमें, फ्यूल की, फर्टिलाइजर्स की, मेडिसिन की या फूड प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर कटौती की जाने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर के लिए किसने डिजास्टर मैनेजमेंट का जो प्लान है वो रिलीज किया है? तो ये रिलीज किया है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर? सी, ये रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसका जो एम है वो क्या है? वो एम ये है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच है, क्या करना है? स्ट्रेंथ करना है डिजास्टर मिटिगेशन को, प्रिपेयर्डनेस को, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेस को और रिकवरी एफर्ट्स को। इन सभी चीज़ों को क्या करना है? इंटीग्रेट करना है, मतलब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए कि एक चीज़ में लैकिंग आ रही तो दूसरी उस चीज़ को सपोर्ट करके आगे काम को बढ़ाए। ठीक है, और इसके अंदर इंक्लूड किया गया है इन्वेस्टमेंट इन द रिस्क मैपिंग ग्लोबली। ठीक है, तो डिजास्टर मोबाइल टेक्नोलॉजी फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अमंग, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये भी बेसिकली क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट का ही एक पार्ट आ जाता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और कई बार ये CEA के नाम से भी लिखा जा सकता है, मतलब पेपर में आपको ये इस तरीके से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल्लम। अब देखिए कोल्लम नाम सुनते ही आपको सबसे पहले तो नाम आ जाता है केरला का, है ना, तो आंसर तो आपको मिल ही जाएगा, केरला है यहाँ पर। चलिए फिर भी क्वेश्चन को देखते हैं। कोल्लम विच बिकेम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, जो कि लोकेटेड है किस राज्य के अंदर? ठीक है, कोल्लम इकलौता ऐसा राज्य है देश के अंदर जिसके अंदर राज्य के इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोल्लम एक डिस्ट्रिक्ट है केरला का, जहाँ पर सभी लोग जो नागरिक हैं वहाँ के, उनको जो जानते हैं, बेसिकली संविधान के बारे में जानते हैं, उन्हें संविधान पढ़ाया गया है, उन्होंने पढ़ा है, जिससे उनको संविधान की समझ हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, कर्तव्यों के बारे में, हर चीज़ के बारे में वो लोग जान चुके हैं। तो और ये चीज़ शुरू करी गई थी किसके द्वारा? जो यहाँ के केरला के CM हैं पिनारी विजयन। ठीक है, इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि भाई जो सिटीजन्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेसी कैंपेन को ज्वाइन किया उन्होंने कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के पंचायत के दौरान, पंचायत में, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पूरे प्रोग्राम को रन किया है, इस पूरे कैंपेन को रन किया है। इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ नियो लिटरेट्स जो हैं वो एजुकेट हुए हैं अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, तो दैट इज द ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इंडिया हैज बीन यूजिंग विच कंट्री टू इम्प्लीमेंट 13th अमेंडमेंट टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो 13th अमेंडमेंट को ऐड करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिकली ये कहा गया है, इंडिया ने अर्ज किया है श्रीलंका को। इसको अर्ज किया है श्रीलंका को।
और ये बेसिकली जो 13th अमेंडमेंट है ये आता है आफ्टर इंडो श्रीलंकन एग्रीमेंट जो हुआ था साइन 1987 के अंतर्गत। ठीक है, तो उसके पार्ट को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है। और इस अमेंडमेंट के तहत जो है वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू माइनॉरिटी, जो बेसिकली यहाँ पर माइनॉरिटीज हैं, तमिल माइनॉरिटीज श्रीलंका के अंदर, उनके बेनिफिट के लिए यहाँ पर बात करी गई है। सोशल जस्टिस कमीशन वुड बी इस्टेब्लिश होगा यहाँ पर, जो एड्रेस करेगा गवर्नेंस ऑफ दिस कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, बेसिकली ये जो 13th अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, और फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली यहाँ पर श्रीलंका इंडो श्रीलंकन जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत ये हेल्प करेगा वहाँ की जो तमिल कम्युनिटी है उनके लिए है। ठीक है, जो श्रीलंकन तमिल बेसिकली कहा जाता है जिन्हें। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल डिक्लेरेशन which was seen in the news recently was launched after the meeting। देखिए, भोपाल डिक्लेरेशन जो है यहाँ पर 300 इंटेलेक्चुअल्स जो है वो भारत से और विदेश से आए भोपाल डिक्लेरेशन के अंदर, और यहाँ पर डिस्कस किया है G20 का एजेंडा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, रिसेंटली अभी एक G20 की जो मीटिंग है वो भोपाल के अंदर हुई थी, तो G20 के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यहाँ पर थिंक किया गया, थिंक 20 अंडर G20 बेसिकली मीटिंग का नाम रखा गया थिंक 20 G20 के अंतर्गत जो भोपाल में होती है। और इस भोपाल डिक्लेरेशन का जो फोकस था वो था इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर। किसके अंदर? इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर। और ये एम्फोसाइज करता है प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम को, जो आपकी पौराणिक या पुरानी मेडिसिन फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, फैसिलिटीज़ जैसे आयुष जो आपकी स्कीम है। ठीक है, ये बेसिकली जो आयुर्वेदा है या आपका यूनानी तो चलिए इंडिया का नहीं उतना ज़्यादा, बट हाँ जो ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है उसको एनकरेज करने की बात यहाँ पर कही गई है बेसिकली। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। भोपाल डिक्लेरेशन में ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम को डेवलप करने की बात या उसको प्रमोट करने की बात यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर कही गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द एस्टिमेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 रिलीज्ड बाय द UNFPA। UNFPA क्या होता है? UNFPA होता है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है। ओके, तो इसमें ये कहा गया है इस रिपोर्ट के अनुसार कि कौन सी कंट्री जो है मोस्ट पॉपुलस बन गई है बन जाएगी मिड ऑफ द 2023। मिड ऑफ द मतलब जून का टाइम चल रहा है, तो मिड में ही चल रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो वो कंट्री है इंडिया। देखिए, दुनिया में पहले तो चाइना थी, अब हम लीड कर गए हैं इसमें भी पॉपुलेशन के मामले में। इंडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड नाउ बाय द मिड ऑफ 2023। और ये रिपोर्ट बेसिकली UNFPA के द्वारा रिलीज की गई है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।